तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एआई क्लासेस में। और हम देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में इससे पहले हमने पीवाई क्यू देख रहे थे, जो प्रीवियस ईयर टीआरई में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दे रखा है, बिंदुओं 6, -6, 3, -7, 3, 3 से होके जाने वाले वृत्त का केंद्र हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। और टीआरई फर्स्ट ये 9th-10th में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये टीआरई फर्स्ट का क्वेश्चन है। देखो किस तरीके से हमको निकालना है। तो देखो हमने केंद्र के निर्देशांक का आपको फॉर्मूला बताया था, किस तरीके से हमने निकाले थे केंद्र के निर्देशांक। केंद्र के निर्देशांक यानी कि निकालने हैं हमको। क्या होता है फॉर्मूला? तो हमने बताया था x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई 3। ठीक है, और इसी टाइप से y का था y1 + y2 बाई 3 और डिवाइड बाई 3। तो ये हमारे केंद्र के क्या होते हैं, निर्देशांक का फॉर्मूला होता है। जब हमें केंद्र के क्या निकालने होंगे, निर्देशांक निकालने होंगे। तो देखो पहले क्या होता है, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। ये इस टाइप से क्या होते हैं, हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं, यानी कि बिंदु दिए होते हैं। तो चलो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं हम सबसे पहले। तो x1 देखो, ये पहला पहला जो होता है वो हमारे x की वैल्यू होती है। ठीक है, तो x1 x2 x3 तो वैल्यू लगा दो। यहाँ पे देखो 6 हो गया, फिर अगला कितना है हमारे पास 3 हो गया, फिर अगला कितना है हमारे पास 3 हो गया। और डिवाइड बाई क्या होता है हमारा 3 होता है। अब बाई की वैल्यू लगाओ, तो बाई की वैल्यू -6 है, फिर अगले वैल्यू -7 है, अगली वैल्यू क्या है फिर +3 है, और डिवाइड बाई कितना लगेगा हमारा 3 लगेगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे क्या लगा दी, वैल्यू लगा दी। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो 6 6 12, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 3 या 12, तो ये 4 आ गया हमारा। उसके बाद इसे देखो, तो ये 7 6 13, 13 और 3 कितने हो गए हमारे पास, 13 3 16। तो ये हो गया, ओ सॉरी ये माइनस हो जाएंगे, तो ये बचेंगे 10, यानी कि 10/3। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, केंद्र के निर्देशांक हो जाएंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, देखो पाई का मान निकालो, सॉरी पी का मान निकालना है, और ए के निर्देशांक, बी के निर्देशांक और सी के निर्देशांक हमको दे रखे हैं। और इसने बोला है कि जो बी पर क्या बनाता है, समकोण बनाता है। मतलब ये किसी ट्रायंगल के हमको क्या दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, और जो बी पे क्या बनता है, हमारा समकोण बनता है। तो कुछ इस तरीके से केस हुआ होगा। तो ये हमने एक ट्रायंगल बना लिया, ये हमारा बी हो गया। ठीक है, तो ये ए हो गया और ये हमारा सी हो जाएगा, यानी कि ए बी सी। और बी पे क्या है हमारा 90 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमको ए बी चाहिए, बी सी चाहिए और ए सी चाहिए। तो ये डिस्टेंस तो हमको निकालना पड़ेगी। तो सबसे पहले देखो डिस्टेंस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे। और फिर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इसको हम आराम से सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले चलो ए बी निकालते हैं। यहाँ से ए बी कैसे निकलेगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो पहले हम ए बी ले रहे हैं, ये वाला। ठीक है, तो ये हमारा x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2 और ये हमारा y2। तो इसमें देख रहे हैं, तो देखो अंडर रूट के अंदर होता है अभी, और अंडर रूट के अंदर इसको मतलब यहाँ पे क्या कर दो, ए बी स्क्वायर कर दो, क्योंकि हमें जब पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो वहां स्क्वायर की जरूरत पड़ती है। तो हमें करना क्या है, अभी देखो भाई, इस P2 में से यानी कि P में से हमें क्या करना है, 4 माइनस करके लिखना है। 4 माइनस करना है, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और 3 में से हमें क्या करना है, 7 माइनस करना है। ये हमने बताया, ये शॉर्ट में किस तरीके से करते हैं। तो अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व कर देंगे। तो जैसे ही इसमें देखो a प्लस बी, इसमें a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये p स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस का 8p हो जाएगा। और यहाँ पे कितना बचेंगे, 4 बचेंगे, और 4 से 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना तो आपको कैलकुलेशन थोड़ी आनी चाहिए यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, p स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस का 8p हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 16 16 32 हो जाएगा। तो हमारा ए बी स्क्वायर यहाँ पे निकल गया। अब हमें करना क्या है, अभी BC निकालना है। तो BC स्क्वायर निकाल दो। अब BC स्क्वायर देखो, BC स्क्वायर के लिए हमें B और C यूज करना है। तो ये x1 y1 x2 y2 स्टेप से हो जाएंगे। ठीक है, तो निकाल दो जरा यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, 7 में से P माइनस करना है।
तो ये हो जाएगा 7 माइनस पी का होल स्क्वायर। फिर हमें करना है 3 में से 3 माइनस करना है तो 0, तो 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो हमको इसको ही ओपन करना है सिर्फ। तो ये 49 हो गया, प्लस का पी स्क्वायर हो गया, और माइनस का 7 दूनी 14, ठीक है 14 हो जाएगा, 14 पी हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे किसकी बीसी स्क्वायर निकाल दिया। अब हमें एसी स्क्वायर और चाहिए, सी ए निकाल दो या एसी निकाल दो, जो भी निकालना है आप इस हिसाब से लिख लो। तो हम एसी लिख दे रहे हैं, एसी स्क्वायर निकाल, मतलब ए और सी को देखना है, यानी कि इसे और इसे। तो इसे x1 y1 मानो और इसे x2 y2 मान लो। तो 7 में से हमें 4 माइनस करके लिखना है, यानी 7 माइनस 4 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 3 माइनस 7 लिखेंगे, तो यानी कि 3 माइनस 7 लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे। तो 7 में से यानी कि 4 जाएंगे तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया, और 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 बच गया, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 16 और 9 को ऐड करेंगे तो ये 25 हो गया। तो ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पे सारी वैल्यू यहाँ पे निकाल चुके हैं। अब हमें क्या करना है कि पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है। तो पाइथागोरस थ्योरम देखो लगाने का तरीका क्या है, जो 90 डिग्री होता है, जो 90 डिग्री का एंगल होता है, उसके ठीक सामने हमको क्या मिल जाता है, कर्ण मिल जाता है, यानी कि हाइपोटेनियस मिल जाता है। अगर हमारा थीटा ये है तो इसके थीटा के ठीक सामने हमारा लंब होता है, और ये वाला फिर क्या बन जाएगा आपका आधार बन जाता है। ठीक है, तो भाई आधार और लंब को चेंज करोगे लेकिन हमारा जो कर्ण होता है वो वहीं पे सेम रहने वाला है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे लगा देते हैं भाई। तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय देखो कैसे लगेगी। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि AC का स्क्वायर, यानी कि AC का स्क्वायर बराबर होगा किसके स्क्वायर के, BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, इसके बराबर होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार। मतलब इसका स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो वैल्यू लगा दो यहाँ पे, देखो AC स्क्वायर कितना निकला, AC स्क्वायर निकला है हमारा 25, तो ये हमारा 25 हो गया। ठीक है, और इधर लगा दो BC की वैल्यू लगाओ, BC की वैल्यू कितनी आई है, ये आई हमारे पास 49 पी स्क्वायर माइनस 14p, और AB स्क्वायर की वैल्यू लगा दो, AB स्क्वायर की वैल्यू ये है हमारे पास, तो ये p स्क्वायर माइनस का 8p प्लस का 32। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, 32 और 49 को इस साइड उठा के ले आओ, या सब 25 को उधर ले जाओ उठा के सीधे सीधे। तो पी स्क्वायर ये 2p स्क्वायर हो गया, ठीक है 2p स्क्वायर, और 14p और 8p यानी कि 22, ठीक है तो 22 हो गए हमारे पास, 22p हो गई। उसके बाद हमारे ये सारे नंबर जोड़ने हैं, 49 32 और 25, उसमें से क्या करने हैं माइनस कर, 49 और 32 को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, और उसमें से क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे 25, तो हमारा कितना बच जाएगा 56 बच जाएगा। अब इसको देखो 2 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 11p, और ये हो जाएगा 28, और इक्वल टू कितना आ गया 0। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे फैक्टर बन गया, यानी कि गुणनखंड करने होंगे, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसके हमको क्या कर देने फैक्टर करने हैं। देखो आपको अगर एग्जाम में आप बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको फैक्टर करके यहाँ पे दिखाने हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आप अब क्या करेंगे डायरेक्ट आंसर लिखने वाले हैं। ठीक है, तो फैक्टर कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे पी की वैल्यू अब डायरेक्ट लिखने वाले हैं, पी की वैल्यू क्या निकलेगी। तो पी की जो वैल्यू आ जाएगी, देखो तो हमको क्या करने हैं 28 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करके कितने आने चाहिए 11 आने चाहिए। तो 7 चौक कितने होते हैं हमारे 28 होते हैं, और 7 में अगर हम 4 ऐड कर देंगे तो कितने आ जाएंगे 11 हो जाएंगे। तो इसके ये क्या हो गए हमारे फैक्टर हो गए। अब 11 को देखो निगेटिव है तो यहाँ पे निगेटिव डालो, यहाँ पे निगेटिव डालो। अब यहाँ पे तुम्हें आंसर लिखने का हम तरीका बताते हैं। जब इतना काम कर लिया, यहाँ पे नेगेटिव है 11 के पास, तो इसके साइन बदल देंगे हम, प्लस का माइनस कर देंगे, माइनस का प्लस कर देंगे, और अब आंसर आ जाएगा। तो एक आंसर आ गया 7 और दूसरा आंसर आ जाएगा हमारा 4। तो ये हमारे क्या हो गए पी की
वैल्यू आ गई। तो पी की यहाँ पे कितनी वैल्यू मिलेंगी हमको? 2 वैल्यू मिलेंगी। एक मिलेगी हमको कितनी? 7 और एक मिलेगी हमारी 4। तो साइन चेंज करके हमको क्या देना है? आंसर देना है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है क्योंकि इसमें डिस्टेंस निकाली है, फिर उसके बाद इसमें हमें फैक्टर किए हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगी है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये वाला। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमको क्या बोला है कि रैखिक समीकरण निकाय x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 तथा 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 पर हमें क्या करना है? विचार करो। इन रेखाओं तथा बाई अक्ष के द्वारा त्रिभुज के शीर्ष बताओ। यानी कि जो बाई अक्ष है उसके द्वारा और इन रेखाओं के द्वारा जो हमारे क्या बना है? एक त्रिभुज बना है, उसके हमको क्या करना है? निर्देशांक निकालने हैं। वो हमको शीर्ष बताने हैं कि वो शीर्ष इस त्रिभुज के होंगे क्या। और ये टीआरई हमारा फर्स्ट में पूछा गया है 9th-10th में। ठीक है, तो देखो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमके बिना ग्राफ के हम इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे ग्राफ तैयार करना पड़ेगा। तो हम एक एक इक्वेशन के लिए, देखो बड़ा क्वेश्चन है ये, ग्राफ बनाएंगे बहुत जल्दी। तो सबसे पहले देखो हम इसको दो पार्ट्स में इधर डिवाइड कर लेते हैं। एक x माइनस बाई प्लस 1 इक्वल टू 0 पे बात करेंगे, और इधर 3x प्लस 2y माइनस 12 पे हम लोग क्या करेंगे? बात करेंगे। और यहाँ पे इसके क्या करेंगे? हम वैल्यू फाइंड करेंगे। यानी कि पहले यहाँ पे आपको क्या बनानी होगी? एक टेबल बनानी होगी। टेबल में कम से कम 3 वैल्यू तो आपको निकालनी ही पड़ेंगी। 2 से भी काम चल जाता है, पर 3 निकाल लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो 2 तो निकाल लेना, कम से कम 2 निकाल लेना, 3 निकाल लेना तो ज्यादा अच्छा रहेगा इस टाइप से। चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं? जल्दी जल्दी वैल्यू निकालेंगे। एक्स वाई यहाँ लिखेंगे 1 2 3। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? इसके लिए वैल्यू पुट करनी है। तो देखो सबसे पहले यहाँ से हम x की वैल्यू या y की वैल्यू पुट करते जाएंगे और एक की वैल्यू निकालेंगे। मतलब 2 अननोन है हमारे पास x y में से, एक की वैल्यू रखेंगे, दूसरे की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y 1 उधर भेजेंगे। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। माइनस बाई प्लस 1 इक्वल टू 0। 1 को उधर माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब 1 बचेगी। ठीक है, तो बाई की वैल्यू क्या मिल गई हमारे पास? 1 मिल गई। अब हम क्या करें? देखो यहाँ पे x की बाई की वैल्यू 0 कर दी, तो यहाँ पे हमने 0 रख दिया, तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? -1 मिल जाएगी। ठीक है, अब ये वैल्यू रख दी हमने। अब आप इसके अलावा कुछ भी रख सकते हो। बाई की वैल्यू यानी कि x की वैल्यू 1 रख दो, बाई की वैल्यू 1 रख दो। तो अब बाई की वैल्यू हम 1 रख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे ही 1 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? 0 मिल जाएगी। देखो रिपीट कर गई, तो ये काम नहीं करेगी। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू हम क्या रख दें? 1 रख दें। तो अगर हम x की वैल्यू 1 रख देंगे तो 1 और x का ये 1 माइनस का y इक्वल टू, तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 2 मिल जाएगी। यानी कि x की वैल्यू 1 रखने पे y की वैल्यू क्या मिलेगी? हमको 2 मिल जाएगी। तो ये हमने इसके लिए क्या बना ली? टेबल बना के तैयार कर ली। अब इसके लिए देखो टेबल बना के तैयार कर लो जल्दी से। तो सबसे पहले तो वही काम करना है हमें। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू देखो क्या मिलेगी? ये 0 हो गया, ये 2y बचा, 12 को उधर भेज देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 6 हो गया। ठीक है, अब हमें करना क्या है? y की वैल्यू 0 रखना है। तो y की वैल्यू जैसे 0 रखेंगे, 0 हो गया, 12 उठा के उधर भेजेंगे, 3 से डिवाइड लगा देंगे, तो 3 चौक कितने हो जाएंगे हमारे? 12 हो जाएंगे। यानी कि x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? अब 4 मिल जाएगी। अब एक वैल्यू और रख लो जो आपको सही लगे और आराम से रखते हैं। तो देखो y की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 2 रख देते हैं तो ये 4 हो जाता है, तो 4 माइनस कर देंगे, तो फिर 3 से डिवाइड लगाएंगे तो नहीं होगा। अगर यहाँ पे 6 रख दो, सॉरी 3 रख दो, तो ये 6 हो जाएगा। 6 घटा देंगे तो 6 हो जाएगा। यानी कि 6 रख दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जैसे ही हम y की वैल्यू क्या रख देते हैं? 3 रख देते हैं, तो y की वैल्यू 3 रखेंगे, 6 हो जाएगा। तो 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 बचेगा, और 3 से डिवाइड कर देंगे 6 को, माइनस के कितने बचेंगे? ये 3 दूना 6। तो ये हमने क्या कर दी है? यहाँ पे टेबल बना के तैयार कर ली। ये सारा काम हमें बहुत जल्दी जल्दी करना है। अब कुछ नहीं, फर्स्ट लास्ट स्टेप है हमारी, हमें ग्राफ तैयार करना है। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए हमें स्केल से क्या करेंगे? इक्वल इक्वल के साइन बना लेंगे। स्केल नहीं है तो आपको अप्रोक्सीमेटली तो बनाना ही पड़ेंगे। ठीक है, तो ये देखो 1 2 3 4 5, इधर भी ऐसे ही ले लो 1 2 3 4 5 6, ऐसे ले लो। यहाँ भी इस टाइप से इधर भी ले लो। जितने आपको पॉइंट की जरूरत है उतने पॉइंट आप ले लेना। ठीक, और ग्राफ बना दो जल्दी से। तो पहले इसके लिए बनाओ, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, यानी कि पॉइंट हमारा कहाँ पे आ गया? यहाँ पे है। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा 0,1। अब x की वैल्यू -1, तो -1 ये रही, इसकी वैल्यू 0, तो यानी कि लाइन हमारी ये रही। कहने का मतलब कहीं ना कहीं इस टाइप से लाइन बनने वाली है। ठीक है, उस x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, तो ये रही और ये रही, यानी कि इसको ऐसे करके उठा देंगे। तो कहने का मतलब कुल मिला के जो पॉइंट मिल गए हमारे कुछ इस टाइप से मिल गए, तो इन तीनों पॉइंटों को हम ऐसे करके आगे मिल बढ़ा देंगे। अब इसके लिए देखो तैयार कर लो जल्दी से, x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 6, तो 6 मान लो ये रही हमारे पास। ठीक है, तो यानी कि ये पॉइंट कहाँ मिल गया हमारा, यहाँ मिल गया। ठीक, उसके बाद x की वैल्यू 4, 1 2 3 4 ये रही, तो y की वैल्यू 0, यानी कि ये वाला पॉइंट हमें मिल गया। ठीक, उसके बाद क्या है, तो इन बिंदुओं को क्या करेंगे, हम मिला देंगे। तो जैसे हम इसको ऐसे करके मिलाएंगे इस स्टेप से, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे इसको हमने क्या कर दिया, मिला दिया। तो अब हमारे पास देखो, ये इसने यहाँ पे काटा है, ठीक है, यहाँ पे। तो हमको कितने पॉइंटों की जरूरत है, देखो एक तो बाई अक्ष बोला था उसने, तो यानी कि बाई अक्ष ये रहा पूरा, और ये जो लाइनें थी ये वाली इनके द्वारा, तो यानी कि ये वाला हमारे पास क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। तो इसके निर्देशांक कितने हैं हमारे पास, 0,6 है। ठीक है, और इसके निर्देशांक क्या है हमारे पास, इस पॉइंट के निर्देशांक, यानी कि इस वाले पॉइंट के। ठीक है, इस पॉइंट के निर्देशांक क्या है हमारे पास, तो इस पॉइंट के जो निर्देशांक हैं यानी कि 0,1, 0,1। तो इस पॉइंट के निर्देशांक है 0,1, तो एक पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट हमारा ये है। ठीक है, तो अगर हम ऐसे देखेंगे तो यानी कि ये जो है वो इसके सामने वाला निशान दिख रहा है, तो ये नाप के बनाएंगे, नहीं तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसको हमें निकालना पड़ेगा। अगर ये पॉइंट नहीं पता लग रहा है तो हम इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे नंबर हमारे जो लाइनें बनाई है वो गड़बड़ है, तो इसलिए हमें इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लो जल्दी से। तो x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, y की वैल्यू उधर भेजेंगे, प्लस हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो y -1 हो जाएगा, और वो वैल्यू कहाँ रखेंगे, हम यहाँ पे रखने वाले। तो x के प्लेस पर लिख देंगे हम कितना, y -1, तो y -1 रख दिया, और 3 प्लस के 2y माइनस के 12 इक्वल टू 0। ये 3y हो गया, माइनस के 3 हो गए, प्लस के 2y हो गए, माइनस के 12 हो गए, इक्वल टू 0। तो 3y यानी कि ये 5 हो गया हमारे पास, 5y, और ये कितने हो गए, माइनस के 15 हो गए, इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 5 3 15, यानी कि y की वैल्यू कितनी निकले, 3। तो यानी कि जो यहाँ पे जो वैल्यू निकलेगी 3, यानी कि y की वैल्यू देखो 1 2 3, तो ये तो सही निकल गई हमारी। अब इधर देखना है, अब y की वैल्यू उठा के कहाँ रखना है, हमको यहाँ रखना है। तो जैसे y की वैल्यू यहाँ उठा के रखेंगे तो 2 पे आएगी ये, ठीक है, तो लाइन खींचेगी तो कितना आ जाएगा, वो सॉल्व करेंगे तो 2। तो इसके यही क्या हो जाएंगे, हमारे फाइनल आंसर हो जाएंगे, यानी 0,6 और 0,1 और 2,3, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो ये बिना ग्राफ से ही पॉसिबल नहीं था, उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी हमको निकाल लिया। अगर हम बोर्ड एग्जाम में हैं तो हमारे पास तो भैया स्केल वगैरह होती है, तो उससे अच्छे से बना सकते हो। अगर हम कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हुए तो वहां पे स्केल वगैरह हमारे पास नहीं होती है, इसलिए इसको हमको इस टाइप से अप्रोच लगाना पड़ेगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमको दे रखा है, यदि बिंदु सी के निर्देशांक 1,1 और ए के दे रखे हैं 2 -2,7 तथा बी को मिलाने वाली रेखा को आंतरिक रूप से 3:2 के अनुपात में विभाजित करती है, तो हमको बी के निर्देशांक निकालने हैं। तो देखो कुछ केस ऐसा है, तो यहाँ पे आप डायग्राम बना लो इस टाइप से। तो ये हमारी एक लाइन है, एक दूसरा पॉइंट, और ये हमारा तीसरा पॉइंट। इसको हमने ए बोल दिया, इसको हमने बी बोल दिया, और ये वाला जो पॉइंट है वो हमारा क्या है, सी है। ठीक है, तो अब इनके निर्देशांक भी दे रखे हैं। देखो ए के निर्देशांक हमको क्या दे रखे हैं, -2,7, और सी के निर्देशांक हमको 1,1 दे रखे हैं, और इसके निर्देशांक हमको नहीं पता है, तो x, y मान लो। ठीक है, इसके निर्देशांक क्या मान लो आप, x, y। इस टाइप से हमने क्या मान लिए, इसके निर्देशांक मान लिए। तो अब देखो आइए अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो कैसे किसको क्या मानना है, तो देखो जो बीच वाला है उसे तो हम xy मानते हैं। ठीक, ये हमारा xy हो गया, और ये हो गया हमारा x1 y1,
और ये हो गया हमारा x2/2। अब देखो आंतरिक रूप से यानी कि अंतः विभाजन हमको दे रखा है, तो अंतः विभाजन का हमने फॉर्मूला पढ़ा है। क्या होता है भाई अंतः विभाजन का? देखो x का निर्देशांक निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले क्या होता है हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 और डिवाइड बाई क्या होता है हमारा m1 प्लस m2। ठीक है, इस टाइप से निकालते हैं। और सिमिलरली बाई के लिए भी यही होता है हमारा, तो ये होता है m1/2 प्लस m2/2। सही है, सॉरी बाई 1, इधर क्या होता है बाई 1 होता है, डिवाइड में क्या रहता है हमारा m1 प्लस m2 रहता है। तो इस टाइप से हमें क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। ठीक, तो ये हमारा अंतः विभाजन का क्या होता है, निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला होता है। तो देखो m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू यानी कि m1 की वैल्यू ये है और ये रही हमारी m2 की। आप इसे m और n के रूप में भी लिख के आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो देखो m1 कितना है हमारे पास, m1 कितना है, m1 जो दे रखा है हमको 3 दे रखा है। x2 कितना है हमारे पास, x2 हमारा कितना है x है, तो इसको x लिखे रहने दो। m2 कितना है, m2 हमारे पास 2 है तो 2 लिख दिया। x1 कितना है हमारे पास, x1 जो है वो -2 है तो ये -2 रख दिया। डिवाइड बाई क्या है हमारे पास m1 m2 यानी कि 3 और 2 5 हो गए। और x कितना दे रखा है हमें, x हमको बीच वाली वैल्यू यानी कि 1 दे रखा है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यहाँ से, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये 5 हो जाएगा और इसे सॉल्व करेंगे तो ये 3x हो जाएगा और ये माइनस का कितना हो गया 4 हो गया। और अब इसको इधर क्या ले आओ, इस साइड ले आओ, तो 4 इधर लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यानी कि 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 + 4 9 और 3 से डिवाइड कर देंगे इसको तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो यहाँ पे x का निर्देशांक तो हम मिल गया। अब हमें y का निर्देशांक यहाँ से मिलेगा। तो m1 कितना है, m1 हमारा कितना है 3 है यहाँ पे। y2 कितना है, y2 ये रहा y। m2 कितना है हमारे पास, m2 है 2 और y1 कितना है हमारे पास 7, तो ये हमने 7 लगा दिया। और डिवाइड बाई कितना है हमारे पास, ये 5 रहेगा और इक्वल में यानी कि y की वैल्यू इधर जगह कम है तो उधर लिख दे रहे हैं तो ये हमारे 1 हो गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें भी तो ये 3y हो जाएगा प्लस ये 14 हो जाएंगे और इधर ये 7 यानी कि ये इधर जाके कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे और उस साइड जाएगा ये तो ये घटा देंगे हम। तो 3y इक्वल टू माइनस का कितना बचेगा 9 बचेगा यानी 14 उधर जाके निगेटिव के हो जाएंगे, 5 उसमें से 14 में से 5 कम कर देंगे तो कितना 9 और 3 3 जा कितने होते हैं 9 होते हैं तो y की वैल्यू -3 आ गई। तो जो निर्देशांक आएंगे y के यहाँ पे लिख देते हैं वो आएंगे 3, -3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है हमें, बाई अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। ये टीआरई में फर्स्ट में पूछा है, 9th-10th में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखो कोई बिंदु बाई अक्ष पे है। अब देखो हमें कोऑर्डिनेट बना लिया ये इस टाइप से, तो बिंदु कहाँ पर है, बाई अक्ष पे है यहाँ पे ये वाला। ठीक है, तो बाई अक्ष पे स्थित बिंदु के निर्देशांक बोले तो या तो ऊपर हो सकता है बिंदु या फिर वो कहाँ हो सकता है नीचे हो सकता है, मतलब ये बाई अक्ष पे ही होगा एक्स पे नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ के निर्देशांक बात करें, अगर ये बिंदु मान लो ये दूरी हमारी ए है या बी है ये दूरी मान लो और ये दूरी माइनस की बी होती है नेगेटिव होती है तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0, बी। अगर बाई लिखा है, अगर बाई मानते हैं डिस्टेंस 0, क्या हो जाएगी बाई हो जाएगी। तो इसके जो निर्देशांक होंगे ये हो जाएंगे और इस बिंदु के 0, माइनस का बाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। अब जो भी आपको विकल्प में दे रखा हो तो वो सही होगा। तो फिलहाल हमारा इस वाले क्वेश्चन का जो सही आंसर दिया हुआ है वो ये वाला दिया यानी कि 0, तो जो भी बिंदु हमारा बाई अक्ष पे होगा तो एक्स क्या हो जाएगा वहां पे 0 हो जाएगा। अगर मान लो ये बिंदु हम कह रहे हैं एक्स अक्ष पे तो वहां पे बाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। देखो इसमें भी हम इस टाइप से देख ले, ये हमारा क्या है ये है। अब कोई बिंदु है भाई कहीं पे मान लो यहाँ पे है, अब इससे यहां तक की जो दूरी है वो क्या कहलाती है, तो वो बाई अक्ष पे होती है हमारी। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग कोटि बोलते हैं।
तो जो वाई अक्ष से दूरी है, सॉरी एक्स अक्ष से जो दूरी होती है उसको हम कोटि बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे एक्स अक्ष से बिंदु की जो दूरी होती है, बिंदु की दूरी वो हमारी क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। ठीक है। और जो बाई अक्ष है उससे जो बिंदु है उसकी जो दूरी कहलाती है वो क्या कहलाएगी, भुज कहलाएगी। मतलब इस बिंदु को हम कहां से नापे, यहां से नापे, यहाँ पे मतलब बिंदु यहाँ पे ये वाला नापे ऐसे करके कि ये डिस्टेंस क्या है, तो इसको क्या बोलते हैं अपने लोग, भुज बोलते हैं। और ये वाली डिस्टेंस को क्या बोलते हैं अपने लोग, कोटि बोलते हैं। ठीक है। तो ये हमसे पूछा हुआ है। तो एक्स अक्ष से दूरी कोटि कहलाती है और बाई अक्ष से जो दूरी होती है वो हमारी क्या कहलाती है, भुज कहलाती है। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है और इस आज की वीडियो का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो ये भी सारे एस्टेट में पूछा हुआ है, ये देखो एस्टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी हमारा एस्टेट 9th-10th में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो इसका अगर ग्राफ बनाए हम, x इक्वल टू -4 का ग्राफ क्या होगा, तो ये हमारा क्या होता है, डायग्राम होता है इसका। तो देखो कैसे करें, x इक्वल टू -4, तो -4 इस साइड में होता है यानी कि यहाँ पे, तो बाई कोऑर्डिनेट तो क्या है, 0 है। इसका मतलब वो लाइन कुछ ऐसी होगी स्टेप से। यानी कि अगर हम इसको देखें तो ये लाइन जो है x इक्वल टू -4 जो आपको दिख रही है वो बाई अक्ष की क्या दिख रही है, पैरेलल दिख रही है, यानी कि समांतर दिख रही है। तो इसका मतलब x बराबर -4 जो है वो बाई अक्ष के समांतर है। तो इसका जो आंसर है हमारा x इक्वल टू 4 बाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण है। तो ये बाई अक्ष का यानी कि क्या है, कि समांतर रेखा का समीकरण है। तो आई होप आज की वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी होगी। बहुत ही इसमें इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को शेयर करना ना भूले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। थैंक यू।